दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि हिंदी में जो सवाल आपसे पूछे गए उसका जवाब आपने कैसे दिया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों कि चरण धरर चिंता करत चितवन चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर यहां आपको जानना हो ना तो देखिए चरण धरत चिंता करत, ठीक है, चितवत चारों, तो दोस्तों त की आवृत्ति कई बार है, तो दोस्तों लास्ट में अगर है तो इसके अनुसार अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, खैर ऐसा नहीं होगा। यहां पे थोड़ा सा आपको अलग ढंग से सोचना। ठीक है, देखिए यहां पे जो सुवर्ण शब्द दिया है ना, सुवर्ण, ठीक है, ये सुवर्ण का दोस्तों कई सारी मीनिंग है। सुवर्ण के कई सारी मीनिंग है। जैसे अगर हम सुवर्ण को मैं बात करूं दोस्तों, सुवर्ण को क्या लिखा है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो एक कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या है। ठीक है, एक व्यभिचारी के संबंध में, ठीक है, यानी चोर के संबंध में, व्यभिचारी के संबंध में क्या, एक एक देखिए सुवर्ण के कुल मिला जुला के तीन अर्थ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, तीन अर्थ। ठीक है, एक तो होता है कवि के संदर्भ में अच्छा वर्ण, क्या होता है दोस्तों, अच्छा वर्ण। ठीक है, इसको कहा जाता है सुवर्ण, कहते हैं ना सुवर्ण यानी सुवर्ण, अच्छा वर्ण। वर्ण का तात्पर्य क्या दोस्तों, चाहे वर्ण कहिए चाहे आप लिख दीजिए अच्छा शब्द। ठीक है, ये होता है सुवर्ण का अर्थ। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर, क्या होता है दोस्तों, सुंदर वर, एक इसका अर्थ निकल के आता है। और चोर के संबंध में दोस्तों सुवर्ण का तात्पर्य सोना से है। ठीक है, तो जहां एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं वो चिपके हुए अर्थ को कहा जाता है श्लेष अलंकार। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कई बार से, तो याद रखिएगा यहां भी क्या हो जाएगा आपका, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा श्लेष अलंकार किस प्रकार का अलंकार है। मैंने बताया दोस्तों शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे उपमा अलंकार कौन सा अलंकार है, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा अलंकार है, ठीक है, या रूपक अलंकार कौन सा अलंकार है, तो आप बताइएगा ये इसके अंतर्गत आते हैं। या फिर अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा ये सभी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार से शब्दालंकार में क्या आ जाता है दोस्तों, यहां आ जाता है यमक अलंकार आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है, ठीक है, आपका श्लेष अलंकार आ जाता है। ये सभी शब्दालंकार के उदाहरण होते हैं। तो यहां पर आपका शब्दालंकार अर्थात तात्पर्य क्या है, 1 नंबर वाला उत्तर आपका यहां पे सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने सही नहीं किया है वो कर ले सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। करा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। ठीक है, इसमें किस प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ, आइए आज डिटेल में पढ़ाता हूं आपको। देखिए र पे एक मात्रा है, रहीमन पे जहां छोटी रहता वहां भी एक मात्रा होता है, एक मात्रा। पानी में पा पे बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएगा, और ना पे भी 2 मात्रा, एक मात्रा। अब देखिए रखिए पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो ए शब्द होता है, ए शब्द के लिए दोस्तों क्या होता है, हमेशा यहां पर मात्राएं ज्यादा होती है। ए शब्द के लिए हमेशा क्या माना जाता है, क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए, है ना, रखिए नहीं राखिए होता है, ये गलत हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, ये रा करिएगा, ये डबल मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर डबल मात्रा। बिनु पानी सब सुन, तो एक मात्रा, पानी में 2 मात्रा, सब में एक मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। अब गिनिए कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आ गया दोस्तों, 24। और आप जानते हैं एक पॉइंट में 24 मात्रा कहां होता है, जहां दोहा होता है। दोहा में 11, 13 + 11 क्या आ जाता है, 24, फिर क्या आ जाएगा 13 + 11 अगले वाले में भी आ जाएगा। इस तरह से मात्राएं होती हैं। तो यह क्या है दोस्तों, यह दोहा कहलाता है। क्या है, यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण जो है दोस्तों ये दोहे का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने और भी बताया था, दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों, सोरठा होता है। क्यों, इसमें 11 13 पर क्या होती है, यति होती है, याद रखेंगे। और जो चौपाई होता है दोस्तों, चौपाई में याद रखेगा 16 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। जबकि रोला में दोस्तों कितनी होती है, दर्जन भर मात्रा होती है, तो दर्जन से 12 दूना 24 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दोहा ये किस प्रकार का छंद है, इसको तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ना। दोहा जो है दोस्तों ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और चौपाई जो दोस्तों याद रखेगा, चौपाई जो होती है सम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, चौपाई सम्मात्रिक छंद होता है, और दोहा जो होता है, दोहा और सोरठा, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद कहे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक एक सवाल देखते चलिए, बहुत
आराम से। करा वात्सल्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? देखिए रति का होता है दोस्तों, क्या होता है, रति में श्रृंगार आता है, भक्ति में दोस्तों भक्ति ही आता है, और हास का दोस्तों हास्य हो जाता है, हास का हास्य हो जाता है। तो वात्सल्य का वात्सलता हो जाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे कर लीजिएगा सही, ठीक है। करा किस रस का संचारी भाव उद्दीपन, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना और बसंत की ऋतु आदि होती है। ये किस में आता है दोस्तों? याद रखिएगा ये किस में आता है, क्या लिख रहा है दोस्तों? बादल की घटाएं, ठीक है, कोयल का बोलना, ठीक है, और बसंत ऋतु। दोस्तों ये सब शांति देती हैं, क्या देती हैं? जीवन में शांति की पहचान होती है। यहां पर शांत रस होता है। याद रखिए जब कभी मन में संयम की बात आ जाए, या एकाग्रता की बात आ जाए, या जीवन में शांति की बात आ जाए, या फिर इस तरह के कोई प्रसंग आ जाए, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे हमेशा शांत रस, संचारी भाव में कौन सा रस होता है? शांत रस का उद्दीपन होता है, ठीक है। करा न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? करा काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, या बुरा सोचना, या असंभव कार्य। दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई, हथेली पर पेड़ उगना। हथेली पे तो पेड़ उगेगा नहीं, तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी यह कोई असंभव कार्य है। असंभव कार्य के लिए दोस्तों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर डपोर संघ का अर्थ क्या है? डपोर संघ का अर्थ कर बहुत बड़ी गिनती, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संघ नहीं, फेंकू आदमी कहा जाता है, यानी बिना सर पैर की बात करने वाला जो फेंकू होता है, जो बिना सिर पैर की बातें करता है, उसे कहा जाता है डपोर संघ। महामूर्ख कह सकते हैं आप, ठीक है, महामूर्ख या डपोर संघ। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कर संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। यहां संश्लिष्ट जो लिखा दोस्तों, इसका शुद्ध रूप क्या है? देखिए संश्लिष्ट ये जो लिखा दोस्तों गलत लिखा हुआ है, यहां सही संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। देखिए पहले होगा संग हो जाएगा, फिर श्लिष्ट में क्या करेंगे? स्ली लिखेंगे, संश्लिष्ट, और जो आधा सा लगेगा ना वो खटकोड़ वाला लगता है, ये लगता है दोस्तों, ये बनता है संश्लिष्ट। यहां पे दोस्तों खटकोड़ सा होगा, यहां पे बड़ा सा लिख करके क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। बड़ा सा नहीं होगा दोस्तों, ये गलत कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक चीजों को ध्यान से देखिए, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं दिया है, बहुत आराम से आप चीजों को पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा दूर का लड्डू सुहावना होता है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? अगर आपको ये मुहावरा याद हो तो दूर का लड्डू नहीं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, नजदीक जाने में पता चलता है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं था, ठीक है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपका सही है। बाकी का क्या दिया गया? गलत दिया गया, क्योंकि बाकी का इससे कोई मीनिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। करा किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना है तो उस पर दोस्तों उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त, क्या लिखा दोस्तों? जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त लिखा, विक्रमादित्य, क्या लिखा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य पे जब जोड़ दिया जाता है तो यहां क्या हो जाता है? ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में हो जाता है। इसको इकहरा उद्धरण कहते हैं। इन्वर्टेड कामा जो होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में उद्धरण कहते हैं। और दोहरे उद्धरण का इस्तेमाल किसी के कथन के लिए किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने, जल्दी से बताइए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है, और उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो जब किसी के कथन की बात आती है तब यह दोहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और विवरण चिन्ह कैसे होता है दोस्तों? विस्मरण चिन्ह कुछ नहीं होता है, विवरण चिन्ह ऐसे बनता है, डबल इन्वर्टेड कामा ऐसे बनता है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा ऐसे होता है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। करा सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य को किसमें बदलना दोस्तों? ये मिश्र वाक्य में बदलना है। तो आइए बदलते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य में, ठीक है। कैसे बदलेंगे? लिखा है झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। झूठ बोलता है कोई प्यार नहीं करता, ये तो कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा, अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, ये सही हो सकता है। जो झूठ बोलता है कोई उन्हें प्यार करता नहीं, ठीक है, ये गलत लाइन है, ठीक है। यहां पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। क्या है? पद क्रम, यानी पदों का क्रम दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, इस वजह से ये फेल हो गया, वरना ये सही हो जाता, ठीक है।
अशुद्धि है, पद क्रम संबंधी ये अशुद्धि है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला लिखा है जो झूठ होता है, जो झूठ होता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। जो झूठा होता है ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, आपका बचा ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही हो जाएगा। जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, ये आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कर मनमाना में दोस्तों कौन सा समास है? ठीक है, मनमाना, मनमाना में अव्ययी भाव समास। देखिए ज्यादातर बच्चे वैसे अव्ययी भाव किए थे, लेकिन ये उत्तर क्या है दोस्तों, आपका गलत है। मनमाना में जो समास होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनमाना में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, सर कैसे आपका तत्पुरुष समास आपने बता दिया। देखिए मनमाना को अगर आप अलग करेंगे ना, तो यहां निकल के आएगा निकल के मन में माना हुआ। क्या निकल के आएगा दोस्तों, मन में माना हुआ। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है मनमाना। और यहां पे आता है तत्पुरुष समास। क्या आता है, तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, सदगति में दोस्तों कौन सा समास है, सदगति। देखिए सदगति के ऊपर आप अलग भी करेंगे ना, तो सदधन गति होगा, ये सदगति हो जाता है। और सदगति, इसमें कौन सा समास दोस्तों, ये आपका तत्पुरुष समास ये भी है। ठीक है, सदगति में भी कौन सा समास है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो याद रखिएगा मरने के बाद व्यक्ति को जो गति मिलती है उसे सदगति बोलते हैं, अच्छी गति। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाता है, ये तत्पुरुष समास है। कर संख्या गमन में कौन सा समास है? ठीक है, सॉरी समास नहीं, कौन सा संधि है? ठीक है, तो संधि पहले विच्छेद करते हैं। संख्या गमन में क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या गमन का हो जाएगा सखी धन आगमन। क्या हो जाता है दोस्तों, सखी धन आगमन बराबर क्या हो जाता है, ये संख्या गमन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एक होता है दोस्तों मधु धन आचार्य। क्या हो जाता है, मधु धन आचार्य बराबर क्या हो जाता है, ये बन जाता है माध्वाचार्य। क्या बन जाता है दोस्तों, माध्वाचार्य बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी तरह से सखी धन आगमन बराबर संख्या गमन हो जाता है। और संधि कौन है, देखिए य के साथ या व के साथ कोई अर्ध वर्ण होता है तो हम जानते हैं यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, यह यण संधि का उदाहरण हो जाता है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी यह भी आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये सखी गलत लिखा हुआ है, सखी के बाद गमन गलत लिखा है, संख्या नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, सखी धन आगमन होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए। आगे बढ़िए, करा है स्वस्थ में, इसमें संधि विच्छेद आपको बताना दोस्तों। आइए करते हैं दोस्तों। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद आप ध्यान से देखिए तो पहले मिलेगा आपको स्वस्ति। क्या मिलेगा, स्वस्ति मिलेगा, स्वस्ति धन अस्तु। स्वस्ति धन अस्तु बराबर क्या हो जाता है, याद रखेगा जब ये बड़ी छोटी ई और अ मिलते हैं तो ऑटोमेटिक यहां पर वर्ड का चेंजिंग होता है, ये हो जाता है स्वस्त्यस्तु। ठीक है, याद रखेगा। और आप देख रहे हैं यहां य के साथ कोई अर्धवर्ड जुड़ा हुआ है, या ध्यान से देखिए, इसलिए दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, स्वस्ति होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमको दिखने से पता चल गया, ये ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने किया है उनका जवाब सही है, बाकी लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए सवाल सही है कि गलत है ये देखिए, और देखने के बाद भापिए, और भापने के बाद आगे से गलती ना हो इसका भी प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर गलती होती रहेगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। करा जो प्रत्यय, ध्यान से पढ़िए, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप जानते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों कृत प्रत्यय होता है, दूसरा होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, कृत और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय होता है दोस्तों जो क्रिया धातुओं में जुड़कर बनते हैं। किसमें बनते हैं, क्रिया या धातु में जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में, विशेषण एवं एक और है, याद रखिएगा अव्यय, और अव्यय में जुड़ करके दोस्तों क्या बनाते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित कहा जाता है। तो यहां आपसे देखिए पूछा ये, और इसमें देखिए अव्यय नहीं दिया, लेकिन आप याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिए यहां क्या हो जाता है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे ये 5 भेद होते हैं इसके, और इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, 5 और 6 भेद भी होते हैं, जिसमें आप कर्तवाचक कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, भाववाचक पढ़ते हैं, कर्मवाचक पढ़ते हैं, क्रियाबोधक पढ़ते हैं, ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर फिलहाल आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखिए पूर्ण भूतकाल वहां होता है जहां पे कहानी पूरी समाप्त हो गई हो, जैसे वे गए, वे खा रहे थे दोस्तों, ये तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। वे आए थे, वे गए, वे जा चुके हैं दोस्तों, तो याद रखेगा चले गए। ठीक है, वे आए थे
दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। वे सोकर उठे, अभी अभी उठे हैं दोस्तों, इसका तात्पर्य है यहां आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है। और वे गए, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको छोड़िए, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो तीनों याद रखेगा, लिख ही लीजिए, तीनों याद कर लीजिएगा। पता नहीं परीक्षा में क्या पूछ दे, हो सकता हो आपसे ना पूछ के ये वाला पूछ दे, ठीक है। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या उनसे तोड़ मरोड़ कर यहां पे हम लोगों ने खुद से इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके परीक्षा में चीजें मैच करे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, किसका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, निशी व्यक्ति का नाम है, निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। अब देखिए इसका उत्तर जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। पूर्णकालिक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों, देखिए पूर्णकालिक क्रिया का तात्पर्य बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आपको मैं अभी ना बताऊं पूर्णकालिक क्रिया ना, आप दिमाग खर्च करते रह जाएंगे लेकिन आपको उत्तर ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं हुई, बहुत आसान है पूर्णकालिक क्रिया, बहुत आसान। सुनिए, पूर्णकालिक क्रिया वहां होती है, मान लीजिए जहां पर एक क्रिया की अभी अभी समाप्ति हुई हो, एक क्रिया की समाप्ति हुई हो, मतलब कुछ ऐसा वाक्य हो कि एक क्रिया अभी समाप्त हुआ हो और एक की समाप्ति के बाद, ठीक है, और दूसरा क्रिया फिर क्या हुआ हो, वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब एक समाप्त हो दूसरा स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखिए जैसे चोर भाग गया, ये तो खाली चोर भाग गया। अब अगर यही कहता चोर भाग गया पुलिस आ गई, तब कुछ हो सकता था, ठीक है। तो याद रखेगा, निश्चय पानी पीकर, पहले पानी पिया, एक क्रिया हुआ, फिर दौड़कर चला गया, ये दो क्रिया हो गया दोस्तों, ये पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, ये तो पूर्णकालिक क्रिया नहीं है, बाकी किसी में पूर्णकालिक क्रिया आपको नजर नहीं आएगी। मैंने क्या कहा, पहचान समझिए, जब एक क्रिया की समाप्ति हो और उसके ठीक बाद दूसरी क्रिया का कार्य अपना प्रारंभ हो जाए तो ये क्या कहलाता है, पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसको देखा जाए, जैसे दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, तो किसको पढ़ाता है, तो लड़कियों को, यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर कर्म है, ठीक है। राम बैठा है दोस्तों, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव है, इसीलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखें। आगे बढ़िए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कह रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम है, जैसा के साथ वैसा, ठीक है। तो याद रखेगा, जब जैसा वैसा आता है मतलब एक पर डिपेंड हो दूसरा चीज, यही कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बता रहे ना भाई, जैसा करोगे अपना वैसा भरोगे, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, अगर बबूल का पेड़ लगाए तो आम कहां से मिलेगा। वही वाली हाल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे एग्जाम में, और नहीं पढ़ोगे तो फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, करा वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है, देखिए से के आधार पे, देखिए जब बात से की आती है तो दो ही कारक हो सकते हैं, ठीक है। या तो करण कारक होता है या तो अपादान कारक होता है, ठीक है। क्या होता है, अपादान कारक। अपादान कारक केवल तब होता है जब बात होती अलगाव की, ठीक है। तो आप समझिए क्या अलगाव की भावना है, अगर है तो अपादान कारक, और अगर नहीं है तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा वह घर से बाहर गया, तो घर से निकलकर बाहर गया ना, जैसे हिमालय से गंगा निकलती तो हिमालय से निकलकर गंगा गई ना, तो याद रखेगा ऐसे में अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। इसको याद रखेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को और बहुत ज्यादा गलतियां भी लोग करते हैं। आप गलतियां ना करें इसलिए मैं बार बार आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन कराते चल रहा हूं और रोज नए नए प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो याद रखेगा अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों, यह सवाल नंबर 21 में, ठीक है। आगे बढ़िए, चाकू का बहुवचन शब्द क्या होगा। अभी कल ही पढ़ाया था दोस्तों कि चाकू का कोई बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। चाहे प्राण की बात कर लें, चाहे केस की बात कर लें, चाहे बाल की बात कर लें, चाहे जो है हस्ताक्षर की बात कर लें, हस्ताक्षर की बात कर लें, चाहे समाचार की बात कर लें, समाचार की बात कर लें, चाहे चाकू की बात कर लें, ठीक है, या मछली की बात कर लें। याद रखेगा ये इन सबका दोस्तों, याद रखेगा इन सबका, मछली नहीं चाकू की बात कर लें, इन सबका बहुवचन नहीं होता, ठीक है। तो चाकू का चाकू ही होता है, इसका
का कोई बहुवचन नहीं है, इसमें आप अपना दिमाग फर्जी का मत फंसाइएगा, वरना गलती करोगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। ठीक है, याचिका। ठीक है, याचिका दोस्तों क्या है? याचिका अच्छी या खराब? तो अच्छी याचिका होती है, अच्छी याचिका होती है तो दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। मूर्खा दोस्तों ये भी आपका अच्छी। ठीक है, याद रखेगा, भी आपका स्त्रीलिंग। कर्ता याद रखेगा, कर्ता, कर्ता याद रखेगा। विदुषी तो वैसे भी महिला है। कर्ता यहां जो शब्द दोस्तों ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखेगा। और आपसे पूछा है स्त्रीलिंग, बाकी तीन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर जो दिया गया है ये आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण है। देखिए इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मूर्ख से मूर्खा बना। ठीक है, विद्वान से विदुषी बना हुआ है। ठीक है, ऐसे याचक से याचिका बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संकल्प में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? तो देखिए सम धन कल्प हो जाता है। सम धन कल्प बराबर क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। तो यहां उपसर्ग क्या आ जाएगा दोस्तों? ये सम उपसर्ग आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपसे संधि पूछ देता है यहीं पे तो बताते क्या? यह व्यंजन संधि है। क्या है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या होगा? सही हो जाएगा। करा सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? सूर्य का भाववाचक बनेगा दोस्तों शौर्य। क्या बनेगा दोस्तों? शौर्य बनेगा। क्या बनेगा? शौर्य। ठीक है, सूर्य का क्या बनेगा? शौर्य बनेगा। यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बार बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सौमित्र कहा जाता है सुमित्रा नंदन को। किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन तात्पर्य क्या दोस्तों? सुमित्रा के पुत्र को। ठीक है, और सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण जी। ठीक है, तो याद रखेगा सौमित्र किसे कहा जाता है? लक्ष्मण को कहा जाता है। देखिए समझने का फेर है। ठीक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से अर्जुन को दोस्तों कुछ और भी कहा जाता है। अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अर्जुन को कौंतेय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माता कुंती के पुत्र थे। ठीक है, अर्जुन को दोस्तों और क्या बोल सकते हैं? अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। ठीक है, धनंजय। ठीक है, क्यों? ये दुनिया के सबसे बड़े धनुषधारी जो थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? धनंजय भी कहा जाता है। इसी तरह भीम को भीमसेन कहते थे, राम को राघव कहते हैं, रघुपति नंदन कहते हैं, रघुपति कहते हैं, आपको रघुनंदन कहते हैं। ठीक है, दशरथ नंदन कहते हैं। ये सभी नाम राम के हैं। ठीक है, फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, बताइए। करा अपट और अपुट का अर्थ क्या है? अपट एक शब्द दिया है और दूसरा शब्द क्या दिया दोस्तों? अपटु। क्या दिया? अपटु। तो अपट और अपटु का अर्थ क्या होता है? देखिए अपट का तात्पर्य होता है दोस्तों वस्त्रहीन। क्या होता है? अगर नहीं जानते तो जानिए, ये नए नए शब्द बहुत मेहनत लगता है खोज के लाने में। ठीक है, तो याद रखेगा अपट का तात्पर्य क्या होता है? वस्त्रहीन होता है। और अपटु का तात्पर्य क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, याद रखेगा अपटु का तात्पर्य मूर्ख होता है। तो यहां पे मूर्ख तो सही दिया है, लेकिन खिड़की रहित गलत दिया, दरवाजा रहित गलत दिया, गलत गलत गलत, सब गलत दिया। यहां पे हो जाएगा दोस्तों वस्त्रहीन। ठीक है, अपट माने वस्त्रहीन। ठीक है, अपट। पट माने जानते हैं ना? पट। लोग कहते हैं ना भगवान का पट बंद कर दो, तो पट माने क्या होता है? पट का तात्पर्य वस्त्र होता है। तो जब पट का तात्पर्य वस्त्र होता है तो अपट का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अवस्त्र, यानी वस्त्र को हटा दीजिए। तो वही तो लिखा है। आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बस खाली परीक्षा के टाइम पर ध्यान नहीं दे पाते कि क्या है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाइए, कनेक्ट करेंगे तो उत्तर आने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। करेक्ट, कौशिक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? कौशिक का तात्पर्य दोस्तों कौन सा नहीं होता है? देखिए कौशिक, बहुत अच्छा शब्द दिया दोस्तों कौशिक। याद रखेगा कौशिक का तात्पर्य, याद रखेगा शपेरा होता है। कौशिक का तात्पर्य विश्वामित्र होता है। विश्वामित्र कर लीजिएगा, विश्वामित्र होता है। और कौशिक का तात्पर्य न्योला होता है। लेकिन कौशिक का तात्पर्य यहां पर जो शिव दिया जा रहा दोस्तों, ये शिव नहीं होता है। ठीक है, याद रखेगा शिव नहीं है, बाकी के जो दिया जा रहा दोस्तों वो सब होता है। ठीक है, ये सब। इसके अलावा दोस्तों आप और याद रखिए, हो सकता कुछ और पूछ दे, सांप भी होता है और सांप को तोड़ने वाला न्योला भी होता है। न्योला भी इसका अर्थ होता है। इसके अलावा रात में तमाशा देखने वाला उल्लू भी होता है। ठीक है, इसको भी, ये भी कौशिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी यार शिव को तो आप जानते हैं, शिव को भूतेश कहा जाता है, शंकर कहा जाता है। ठीक है, विषधर कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है, तमाम नाम है, आप जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहा जाता है? जो छीड़ ना सके, देखिए जो मिट ना सके,
जो मिट ना सके उसे कहते हैं अमिट, ठीक है। जिसके पार ना जाया जा सके उसे कहते हैं अपार, जिसके पार 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 न जा सके, न जा सके उसे क्या कहा जाता है अपार। और जिसका छीड़ न हो उसे अक्षय कहा जाता है, जिसका कोई अंत न हो, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से सब पढ़िए, जोड़ के याद रखिए, पता नहीं क्या परीक्षा में देगा, एकदम आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। और देखिएगा यार, इतनी प्रैक्टिस आपको करा दिया जा रहा है, आप समझिए ना, इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद देखिए परीक्षा में कुछ बचने वाला नहीं है, जो कुछ आएगा वो यहीं से आएगा, बस खाली आपको ध्यान देने वाली बातें यहां पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उस रोग को असाध्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनको बड़ा असाध्य रोग हुआ है, मतलब उस रोग का कोई इलाज नहीं। असाध्य का ही दूसरा नाम क्या है, ला इलाज है। क्या है दोस्तों, ला इलाज। इनको ला इलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। कह रहा पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची बताना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची बताना है, इसके बाद पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है। ये 3 पर्यायवाची दिए गए हैं, ये आपको बताना। आइए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आत्मजा माने क्या होता है दोस्तों, आत्मजा माने पुत्री होता है। अब देखिए यहीं से काटना शुरू हो गया। और शिवा माने पार्वती होता है, अवनी माने दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो गए, ठीक है। नीचे से करिए, देखिए मिल जाए। वसुधा माने धरती होता है, सही है। सुता माने पुत्री होता है, सुता माने क्या होता है दोस्तों, पुत्री होता है, पुत्र नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो गया। फिर सुमन की तो बात ही खत्म कर दिए। सुधा माने क्या होता है, सुत माने पुत्र होता है, सुधा माने पृथ्वी कर सकते, उमा, सुधा नहीं होगा दोस्तों, सुधा माने क्या होता है, अमृत होता है। क्या होता है, अमृत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रुद्राणी, नंदन और अवनी, ये सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखेगा, रुद्राणी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पार्वती को, ये परफेक्ट दिया है। नंदन माने क्या होता है दोस्तों, पुत्र होता है, जैसे मैंने कहा ना, क्या बताया, दशरथ नंदन, ठीक है। तो दशरथ माने दशरथ और नंदन माने दशरथ के पुत्र, जैसे पीछे भी पढ़ा है मैंने, सुमित्रा नंदन यानी सुमित्रा के पुत्र, ठीक है। तो नंदन माने होता पुत्र। और अवनी माने क्या हो जाता है दोस्तों, अवनी माने होता पृथ्वी, ठीक है। अवनी धरा माने पृथ्वी, ठीक है। तो याद रखेगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तात्पर्य दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या दिए गए, गलत दिए गए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला ध्यान पढ़िए, उत्तर दीजिए। भोर, विहान, निशांत, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है। भोर दोस्तों किसे कहा जाता है, दिन को नहीं, दिन को नहीं, शाम को नहीं, संध्या को नहीं, जो प्रभात होता है एकदम सुबह सुबह जो होता है उसे क्या कहा जाता है, भोर कहा जाता है, विहान कहा जाता है, निशांत कहा जाता है। यह प्रभात के नाम है। क्या नाम है किसके, प्रभात के, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहां मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा, एक बार लिखिएगा। जैसे प्रभात कहा जाता है, जैसे भोर कहा जाता है, जैसे विहान कहा जाता है, विहान, जैसे निशांत कहा जाता है, जैसे अरुणोदय कहा जाता है, अरुणोदय। अरुणोदय का मतलब क्या दोस्तों, अरुण धन उदय, मतलब जब अरुण निकलता है, अरुण माने सूर्य, जब सूर्य निकलता है तब उसे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे शाम को ना गोधूली बेला कहते हैं, वैसे दिन को क्या कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अमृत बेला। ये जो भोर का टाइम होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अमृत बेला कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि सूर्य का उदय होता है तो इसे सूर्योदय भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी नाम आप याद रखेगा, इसमें से कुछ भी कैसे भी करके आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और दिन को देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दिन को देखिए दिवस कहा जाता है, दिवस कहा जाता है, दिन कहा जाता है, वासर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, दिन का कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है चिरंतन, ठीक है। वैसे दिन में और भी आता है, ठीक है, एक याद नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पढ़िए ध्यान से। चिरंतन शब्द का विलोम क्या है, चिरंतन का मतलब चिंता करने वाला, चिरंतन का मतलब चिंता नहीं करने वाला, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रहा दोस्तों। चिरंतन का मतलब होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर, ठीक है, नश्वर। चिरंतन का विलोम क्या होता है दोस्तों, इसका विलोम बताना है, चिंता करने वाला, करने वाला नहीं, ये विलोम पूछा उल्टा। चिरंतन का उल्टा क्या हो जाता है, नश्वर, ठीक है। याद रखेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार लोगों ने क्या किया, इस तरह के प्रश्नों में गलतियां की है, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा देवर का तत्सम क्या होगा, ठीक है। तो देवर का तत्सम क्या होता है दोस्तों, द्विवर होता है। द्विवर को क्या कहते हैं, देवर कहते हैं, ठीक है। द्विवर यानी दूसरा वर, ठीक है। तो याद रखेगा, इसको देवर कहा जाता है। करे खंडहर में तत्सम क्या होता है, खंडहर का तत्सम क्या होता है दोस्तों, खंडहर का तत्सम होता है दोस्तों खंडगृह। क्या हो जाता है दोस्तों, खंडगृह, खंडगृह, ठीक है, यानी खंडहर, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो आप सभी जानते ही होंगे और ज्यादातर बच्चों ने इसे सही भी किया, ठीक है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, करवट, कंजर, कचोट और कंचन। कंचन शब्द याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका देशज नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है,
तत्सम। और इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसका तात्पर्य होता है सोना, इसका तात्पर्य होता है स्वर्ण, इसका तात्पर्य होता है जात रूप। क्या होता है? जात रूप। ठीक है, ये सभी नाम किसके? कंचन के नाम है। ठीक है, सब याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? किसकी वर्तनी सही नहीं है दोस्तों? सिर्फ आपको यह बताना है। आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक या अभिशाप। अभिशाप दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अभिशाप कैसे लिखा जाता है? अभी लिखा जाता है, अभिशाप में बड़ा स होता है। ठीक है, अभिशाप ऐसे लिखा जाएगा। ये साप दोस्तों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अभिशाप आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ। ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा श, ख, स, ख, श, स, ख, श, ह। इसे क्या कहा? देखिए, स, ख, श में पहले बड़ा सा होता है, फिर खटकोट सा होता है, फिर छोटा सा होता है, फिर ह होता है। इसको दोस्तों बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। क्यों? इसके बोलने से हवा निकलती गर्म। ठीक है, इसके बाद याद रखेगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा देखिए ढ और ड, ये दो जो होते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं आगत व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए दोस्तों वर्ष व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ष व्यंजन। ठीक है, ये कहा जाता है दोस्तों श, र, ल, ज, स, र, ल, ज को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? याद रखिएगा र को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकंपित भी कहते हैं। इसके अलावा लुंठित भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी आप याद रखेगा। ठीक है, और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं भाई? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन याद रखेगा, ये कहते हैं ल को। क्या कहते हैं? ल को। ठीक है, तो ये सभी याद रखेगा। यहां पर वो आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, जहां जहां से आपको परेशान कर सकता है परीक्षा में, वो सब मैंने एक साथ आपको दे दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज यानी वृंदावन में ये बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, जयपुरी नहीं बोली जाती। ठीक है, जयपुरी दोस्तों याद रखेगा, जयपुरी हो गया, मेवाती हो गया, ठीक है, राजस्थानी हो गया, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये जयपुरी यहाँ पे नहीं बोली जाती। ठीक है, फिर लिख रहा है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी में क्या क्या बोला जाता है? मारवाड़ी याद रखेगा दोस्तों, मारवाड़ी ये राजस्थान साइड में बोला जाता है, मारवाड़ी ये गलत है। ठीक है, मगही मेवाती दोस्तों ये भी राजस्थान साइड में बोला जाता है, राजस्थान में बोलते हैं मेवाती। ठीक है, और बांगरू मैथिली भोजपुरी। ठीक है, बांगरू नहीं बोला जाएगा दोस्तों, यहाँ मगही मैथिली और भोजपुरी याद रखेगा। ये आपका बिहार की हिंदी की बोलियां दोस्तों, इसको याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने ध्यान भी दिया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।